हम्म। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट। इसमें आज हमने एक तो ये देखना है कि बोरोइंग कॉस्ट है क्या, किस तरह से कैलकुलेट होती हैं, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, कब से शुरू होगी, क्या उसकी सेशन डेट है, क्या उसकी स्टार्टिंग डेट है। ये सारी चीजें आज देखते हैं जी, कब कब ये होगी, कौन से एसेट्स क्वालिफाई करते हैं, कौन से एसेट्स क्वालिफाई नहीं करते इसके लिए। तो सबसे पहले तो बेटा ये याद रखें कि बोरोइंग कॉस्ट का लफ्जी मतलब है इंटरेस्ट। बोरोइंग कॉस्ट का लफ्जी मतलब है इंटरेस्ट। IAS 23 जो है ये स्पेसिफिकली डील करता है एक खास किस्म के इंटरेस्ट को। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब देखें ना, बोरोइंग्स लोन्स को कहते हैं और कॉस्ट उसकी कॉस्ट को। तो जाहिर है जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, वो बोरोइंग्स की कॉस्ट ही होता है ना, इसलिए इसको बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं। लेकिन आमतौर पर आपको याद है जी, अगर इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट आमतौर पर एक्सपेंस ट्रीट होता है। कहां पर हम इसको लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट में PBIT के नीचे उसको लिख देते हैं, जिसे हम फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक लोन लिया हुआ था 10% पर 1 लाख रुपए का, तो हर साल उसका जो 10,000 एक्सपेंस है इंटरेस्ट का, वो हर साल आपने देखा होगा हम PBIT में से इनकम स्टेटमेंट में उसको चार्ज किए जाते हैं। लेकिन IAS 23 कहता है कि हर इंटरेस्ट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। वो कहता है अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है और वो लोन आपने इसलिए लिया हुआ है कि आप उससे कोई नॉन करेंट एसेट बनाएंगे, आप उससे कोई नॉन करेंट एसेट बनाएंगे, खरीदेंगे नहीं। ठीक हो गया। तो कहता है उस लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो उसी एसेट की कॉस्ट में शामिल होगा। मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख रुपए का एक एसेट बनाना था, आपने 1 लाख का लोन उसके लिए ले लिया। अब इस 1 लाख का वो जो 10,000 रुपया पहले हम इनकम स्टेटमेंट में लेके जाते थे, कहते हैं अब इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, बल्कि ये 10,000 इसी एसेट की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। हम एसेट की कॉस्ट जब कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, आपको याद होगा ये 16 पढ़ रहे थे, तो मैंने जहां सारी कॉस्ट लिखवाई वहां पर मैंने आखिर पे जाकर लिखवाया कि इसमें बोरोइंग कॉस्ट भी ऐड होगी। ठीक हो गया जी। तो वो ये दरअसल कॉन्सेप्ट था जो हमने आज बड़ी डिटेल में पढ़ना है जी। राइट जी। तो सबसे पहला काम जो आपने समझना है वो ये है कि बोरोइंग कॉस्ट दरअसल इंटरेस्ट है, और ये उस लोन का इंटरेस्ट है जिसे हमने किसी एसेट को बनाने के लिए लिया होगा। राइट जी। अच्छा बेटा, जिस एसेट को बनाना हो, जिसे बनाना पड़े, वो एसेट जिसे बनाना पड़े उस एसेट को क्वालिफाइंग एसेट कहते हैं। तो बोरोइंग कॉस्ट कहती है कि any loan taken to construct any qualifying asset will be added back, rather the interest of that loan will be added back in the same asset. राइट जी, यहां तक आप मेरे साथ साथ हैं जी? जी सर। ओके जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये मैं स्लाइड्स आपको भेज भी दूंगा, वैसे आपने बुक भी पढ़नी है। ये स्लाइड्स मैंने जरा इसमें से काफी चीजें शॉर्ट कर करके लिखी हुई हैं कि क्या क्या चीजें जो आपकी टू दी पॉइंट चीजें हैं वो आपको यहाँ से इसको इस स्टैंडर्ड को समझने में इन नोट से हेल्प मिलेगी आपके लिए जी। राइट जी। अच्छा, तो इसका मतलब है जी, हमने अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट बनाना हो तो उसके लिए जो लोन लिया जाएगा उसका इंटरेस्ट उसी की कॉस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिफाइंग एसेट क्या है। तो क्वालिफाइंग एसेट ये भी पूछ लेता व्हाट इज कॉलिंग भाई क्वालिफाइंग एसेट। तो ये मैंने उसकी एसेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो जिस एसेट को बनाना पड़े, एन एसेट विच नेसेसरली टेक अ सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। राइट जी, तो हम उसे कहेंगे जी ये क्वालिफाइंग एसेट्स होते हैं। अच्छा, माइंड यू, ये हर एसेट के लिए बोरोइंग कॉस्ट नहीं होगी, ये उन एसेट्स के लिए होगी जिन्हें हमें बनाना पड़ेगा। वो एसेट कोई भी हो सकता है, देखिए वो मशीन हो सकती है। IAS 16 के अंदर जितने एसेट्स थे उनको अगर हम खुद बना रहे हैं तो उसके लिए बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल है।
अगर कोई आप इन्वेंट्री इवन बना रहे, जैसे आपने बेचना है, जैसे आपने बेचना है, तो उसके लिए भी बोरोइंग कॉस्ट अप्लाई होती है। यानी आपने, आपका काम ही मशीनरी बेचना है, तो आप मशीन पहले बनाते हैं फिर बेचते हैं। तो अगर आप मशीन बना रहे हैं और उस मशीन को बनाने के लिए आपने लोन लिया, तो उसका इंटरेस्ट उसकी कॉस्ट में शामिल किया हो जाएगा, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में बढ़ जाएगा आपका। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह अगर कोई इंटेंजिबल एसेट, वैसे तो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है IS 38, यानी अगर कोई इंटेंजिबल एसेट भी आप बना रहे हैं, कोई R&D वगैरह कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपके एक्सपेंसेस लग रहे हैं डेवलपमेंट करने में किसी के, तो उसमें भी जो इंटरेस्ट होगा इंटेंजिबल्स में भी शामिल होगा। राइट जी। तो और अगर आप IS 40 भी वैसे आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, बायोलॉजिकल एसेट्स, अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट भी आप बना रहे हैं तो उसमें भी ये इंटरेस्ट शामिल होगा। लेकिन आपके काम की यहाँ पर दो ही चीजें हैं, या तो नॉन करंट एसेट बनाने में या इन्वेंट्री बनाने में आपके काम है। IS 38 और IS 40 आपसे वो नहीं पूछेगा, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। वो जब भी बनाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम IS 16 से रिलेटेड जो एसेट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट जी। तो नेक्स्ट स्लाइड में उसने बताया हुआ जी कि बोरोइंग कॉस्ट किन किन एसेट्स, किन किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर अप्लाई हो सकती है। IS 2 के ऊपर हो सकती है जी, जो IS 16 है इसके ऊपर हो सकती है। कोई भी पावर जनरेशन फैसिलिटी IS 16 के अंडर ही होंगी ना ये सारी। कोई इंटेंजिबल एसेट है उसके ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर भी अप्लाई होती है जी। सॉरी, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40 था, बायोलॉजिकल एसेट के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है जी। IS 40 के ऊपर ये अप्लाई होगा, बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। अब सॉरी, माय बैड। अच्छा जी, मैं आपको लेके जाना चाहता हूं जरा थोड़ा सा डायरेक्ट पहले एक्सेल में, और पहले मैं आपको ये यहीं से शुरू करता हूं कि फर्ज कर लें जी हम यहां पर ये बोरोइंग कॉस्ट में ये होता क्या देखें। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी कहती है जी, मैं अभी इस चक्रों में नहीं पड़ रहा कि कितनी देर का इंटरेस्ट लिया जाएगा, कितनी का नहीं लिया जाएगा, कब से सेशन शुरू होगी, कब से हम इसको कैपिटलाइज करना शुरू होंगे, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखें। देखें, मिसाल के तौर पर वो कहता है जी आपने अपनी कंपनी में, कहता है कंपनी आपकी एक नॉन करंट एसेट बनाना चाहती है, लज्यूम 1 लाख रुपए का नॉन करंट एसेट, कोई भी लज्यूम वो मशीन है और वो है 1 लाख रुपए की। ठीक हो गया जी। कहते जी इसके लिए आपने एक लोन ले लिया, इसके लिए आपने एक लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, और वो 10% इंटरेस्ट के ऊपर है। कहता है जी आप क्या करें, इसमें आपके जो एसेट की टोटल कॉस्ट होगी वो अब 1 लाख नहीं होगी, बल्कि 1 लाख का आप एसेट बना रहे हैं। इस 1 लाख के एसेट बनाने के लिए आपने 1 लाख का लोन ले लिया है, तो अब उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी इसी की कॉस्ट में शामिल कर दिया जाएगा जी, बोरोइंग कॉस्ट। राइट जी। तो जो बोरोइंग कॉस्ट है इसकी 1 लाख का 10% विल बी 10,000, तो वो इसमें शामिल कर दिया जाएगा। तो कहते हैं जी आपके जो टोटल कॉस्ट होगी आपके एसेट की वो 1 लाख नहीं होगी, बल्कि 1,10,000 रुपया होगी जी, टोटल एसेट कॉस्ट। राइट जी। पहला तो ये हो गया। अभी मैं कोई नहीं बता रहा जी कि इसमें कब से शुरू करना है क्या नहीं, लेकिन सादा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने 1 लाख का एसेट बनाना है, उसको बनाने के लिए आपने लोन ले लिया है, तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो उसी की कॉस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, और वो आपका जो एसेट होगा वो एसेट बोरोइंग कॉस्ट के बाद वाला एसेट होगा। अच्छा, फिर वो कहता है अगर आपने एसेट बनाना है, सेम एसेट, और आपने एसेट बनाने के लिए जो लोन लिया है, उस लोन में आपने उस लोन का कुछ पोर्शन जो है वो लगा दिया एसेट को बनाने में, और कुछ पोर्शन जो है उसे आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसे आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो कहते हैं जी फिर आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट होगी वो जितना इंटरेस्ट आप दे रहे हैं उसमें से जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो माइनस करने के बाद होगी। तो माइनस उसमें से क्या करेंगे, ये भी अभी हम इसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल, माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम। राइट जी। मिसाल के तौर पर वो कहता है जी आपने 1 लाख रुपया लिया था, 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपया जो है
वो तो आपने इन्वेस्ट कर दिया एसेट बनाने में। जो आपके अभी आइडल रिसोर्सेज थे 50,000 रुपये, अभी आपका वैसे ही पड़ा था, उसे आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसने आपको इन्वेस्टमेंट इनकम कमा के दी, लेज्यूम 3,000 रुपये की। तो कहते जी वो 3,000 रुपया इसमें से आप निकाल देंगे। मैं अभी इन चक्रों में नहीं पढ़ रहा कि ये कैसे कैलकुलेट होगी, सादा कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ समझिएगा। इसका मतलब है जी, वो कहता है जी अब आपका ये एसेट जो है ये कितना होगा, ये 1,07,000 रुपए का होगा जी। राइट जी। कहता है अगर आपने एक एसेट को बनाने के लिए लोन लिया है तो उसका लोन उसका इंटरेस्ट उसी की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस लोन में से कुछ पोर्शन इन्वेस्ट भी कर दिया है तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस करने के बाद लिखी जाएगी। फिर हम बोरोइंग कॉस्ट क्या करेंगे, हमारी बोरोइंग कॉस्ट अब 10,000 नहीं है बल्कि 7,000। राइट जी। तो बोरोइंग कॉस्ट एक्चुअली मैं कह सकता हूं जी कि बोरोइंग कॉस्ट एक्चुअली इंटरेस्ट माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम होती है। इंटरेस्ट माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम होती है जी। फिर इसके बाद वो कहते हैं जी फर्ज कर लें आपने एसेट का जो एसेट के लिए जो लोन लेना था वो लोन लेते हुए आपने कुछ कॉस्ट भी बेयर की है। मिसाल के तौर पर कमीशन पे करना पड़ गया बैंक को, लीगल चार्जेस आपको पे करने पड़ गए आपको इंटरेस्ट लोन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल 1 लाख का लोन लेना था, 1 लाख का लोन लेने के लिए आपको कमीशन वगैरह 10,000 देना पड़ गया, तो इसका मतलब है आपको 10,000 रुपया एक्स्ट्रा पड़ रहा है। या कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो लोन लेने से रिलेटेड हो, यानी आप बैंक में लोन लेने गए और बैंक लोन लेने की वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ गई, तो कहते हैं वो कॉस्ट भी बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी। मिसाल के तौर पर अब मैं इसी सिनेरियो को जरा इस तरह से लेके चलूं, कहते जी आपने एक एसेट बनाना था 1 लाख रुपए का, उसके लिए 1 लाख आपने एसेट ले लिया, 1 लाख का लोन ले लिया 10% पर, और उसमें से आपने उसको लेने के लिए आपको 7,000 रुपया पे करना पड़ा लाजिम, या 8,000 रुपया आपको पे करना पड़ गया कमीशन के तौर पर। तो कहते हैं जी अब आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो जाहिर है पहले तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम भी माइनस करेंगे, और अगर कोई एक्सपेंसेस हैं जैसे जो लोन एक्सपेंसेस हैं तो वो लोन एक्सपेंसेस आप उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। मैंने अभी एग्जांपल दी कि हमने 8,000 रुपए का लोन ले लिया, तो अब मेरी जो एसेट की कॉस्ट होगी वो क्या होगी, 1 लाख रुपए का एसेट है, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट है, 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, और 8,000 रुपया लोन लेने के लिए भी मुझे चार्ज करना पड़ा। तो मैं कहूंगा अब मेरा जो एसेट है वो कितने का पड़ गया मुझे, वो मुझे पड़ गया जी 1,15,000 रुपए। राइट जी। तो अगर सिर्फ लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट, ये याद रखिएगा इसमें हमेशा इंटरेस्ट हमेशा अपनी फुल अमाउंट के ऊपर चार्ज करना पड़ेगा। फुल अमाउंट जितनी आपने ली हुई, बेशक उसमें से इन्वेस्ट किया नहीं किया, क्योंकि देखे ना, मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने एक बैंक से लोन ले लिया 1 लाख रुपया, तो मैं तो बैंक को 10,000 ही दूंगा ना, उस बैंक को इससे क्या कि इसने कहीं इन्वेस्ट किया या नहीं किया। तो अगर मैंने उससे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, मुझे उससे पैसे मिल रहे हैं, उसको आपने सेपरेटली चार्ज करना, उसको आपने सेपरेटली लिखना। उसका ये मतलब नहीं है कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए भी उसकी जो है सिर्फ उतने परसेंट लें, उतना लोन लें कि जी ये तो 6 माह सिर्फ चला, या इस तरह से। ये भी मैं खैर इस डिटेल में अभी नहीं पढ़ना चाहता। राइट जी। तो ये याद रखें, देखें लोन इंटरेस्ट, अगर सिर्फ लोन इंटरेस्ट है तो वो ऐड हो जाए। अगर आपने लोन लिया हुआ है, आपने उसमें से कुछ पोर्शन इन्वेस्ट कर दिया, तो जितनी इन्वेस्टमेंट इनकम है वो उसमें से माइनस हो जाएगी। अगर आपने लोन लिया हुआ है और उस लोन को आपने लोन लेते हुए कुछ एक्सपेंसेस भी बेयर किए हैं, लेकिन वो उसे कहते हैं लोन कॉस्ट, उस लोन के लेने की जो कॉस्ट है, तो वो लोन की जो कॉस्ट है वो भी बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। तो इन टोटल मोस्ट ऑफ द टाइम जो बोरोइंग कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेपरेट इशू, लेकिन वो कैसे होगी, बोरोइंग कॉस्ट प्लस एनी लोन एक्सपेंस माइनस एनी इन्वेस्टमेंट इनकम। राइट जी। तो ये आपने हमेशा जो इक्वेशन है इसे याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट बेटा ये आ जाता है कि देखें फर्ज कर ले लोन आपने ले लिया, आपने लोन ले लिया 1 लाख रुपए का,
आपका एसेट बन गया 1 साल के अंदर, आपने वो लोन पे किया, लोन वापस किया 5 साल के बाद, तो इंटरेस्ट कब से कब तक का लिया जाएगा? क्या सारी जिंदगी जब तक ये लोन हमारे पास रहेगा तब तक लेते रहेंगे, या जब ये यूज हुआ उतना लेंगे, या यूज होने से कब तक इसको लिया जाएगा? अनदर इशू, राइट जी। तो इसके लिए जो आपको मैं मेन चीजें कुछ बताना चाहता हूं वो याद रख लीजिएगा जी। इसमें वैसे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि कब से कब तक लिखा जाएगा लोन। सबसे पहले आपने स्लाइड की तरफ नहीं देखना, मुझे देखें लोन कब यूज होगा। बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट वैसे ही होगा, एसेट की कॉस्ट प्लस बोरोइंग कॉस्ट प्लस एनी जो लोन एक्सपेंस माइनस एनी इन्वेस्टमेंट इनकम, ये ऐसे ही होगा। लेकिन बोरोइंग कॉस्ट कितनी ली जाएगी, कितनी ली जाएगी इज एन इशू। इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी ली जाएगी इज एन इशू, राइट। तो इन दो इश्यूज को हमने सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले देखें बोरोइंग कॉस्ट कितनी ली जाएगी। देखिए कहते हैं बोरोइंग कॉस्ट आप हमेशा उतनी लेंगे जितनी देर एसेट बनता रहा है, जितनी देर एसेट बनता रहा है। अच्छा, लेकिन एसेट बनता रहा है लोन लेने के बाद, लोन लेने के बाद मिसाल के तौर पर आपका एसेट बनना शुरू हुआ 1 जनवरी 2022 को, और आपने लोन भी लिया 1 जनवरी 2022 को, और आपका एसेट कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर 2022 को। तो मेरा एसेट जितनी देर बनता रहा मैं सिर्फ उतनी देर का इंटरेस्ट लूंगा। इसके अब इस केस में अगर आप गौर करें तो एसेट बनना भी कब शुरू हुआ? 1 जनवरी 2022 को, और लोन भी कब मैंने ले लिया? 1 जनवरी 2022 को, और ये कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर 2022 को। रेज्यूम 1 लाख रुपए का एसेट था, तो मैं क्या करूंगा 10% पर फुल ईयर का इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा लोन फुल ईयर यूज हुआ है एसेट को बनाने में। एसेट की इसका मतलब है जी, अब अगर आप इसके देखना चाहें एसेट कब बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होना शुरू होगी? फ्रॉम द डेट द एसेट स्टार्ट्स, ठीक हो गया। एंड कब तक? टिल द डेट इज टिल द डेट द एसेट इज कंप्लीटेड, टिल द डेट द एसेट इज कंप्लीटेड। तो ये याद रखना आपने, कब एसेट बनना शुरू हुआ, कब तक एसेट बनता रहा, ठीक हो गया। लेकिन इसके लिए मेन शर्त यह है कि इसके दरमियान में आपने लोन ले लिया है, इसके दरमियान में आपने लोन ले लिया, राइट जी। अगर आपने लोन नहीं लिया तो फिर ये बेशक पूरा साल बनता रहा, फिर नहीं जी। अच्छा, दूसरा केस, आपने आपका एसेट बनना शुरू हो गया 1 जनवरी 2022, और का एसेट बनता रहा कब तक? 31 दिसंबर 2022 तक। लेकिन आपने लोन लिया 1 अप्रैल 2022 को। इसका मतलब है मेरा लोन कब लगना शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2022 को, और एसेट मेरा कंप्लीट कब हो गया? 31 दिसंबर 2022 को। इसका मतलब है एसेट ऑल्दो पूरा साल चला, लेकिन मेरा लोन कितनी देर यूज हुआ? सिर्फ 9 माह के लिए। तो मैं इंटरेस्ट भी कितना लूंगा? 9 माह का। तो ये याद रखना है आपने। एसेट, एक तो एसेट बनता हुआ नजर आए, दूसरा वो लोन लगता हुआ नजर आए आपको। तो ये जरा जी कंडीशंस आप जरा पढ़ लीजिएगा कि लोन बोरोइंग कॉस्ट कब से कब कैपिटलाइज होना शुरू होंगे। ये तीन कंडीशंस बेटा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए अहम है। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन, यानी बोरोइंग कॉस्ट कब हम कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे। नंबर 1 कंडीशन बेटा अगर आप पढ़ सकें, एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट बीइंग इंकर्ड, एसेट बनना शुरू हो गया, दूसरे लफ्जों में एसेट बनना शुरू हो गया। नंबर 2, एसेट तो बनना शुरू हो गया, क्या लोन लग रहा है उसके ऊपर? हमने लोन ले लिया, हमने लोन नहीं लिया तो फिर अभी हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो बोरोइंग यानी लोन्स आर बीइंग यूज्ड, या द लोन हैज बीन टेकन। अगर लोन ले लिया है आपने 1 जनवरी को और एसेट भी 1 जनवरी को बनना शुरू हो गया है, तो इसकी कैपिटलाइजेशन 1 जनवरी से ही शुरू होगी।
आपने लोन, अब आपका एसेट जो है वो 1 जनवरी को बनना शुरू हो गया है, लेकिन आपने लोन लिया है लेट्स 1 फेब को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को। तो जब लोन लिया है, लोन लेने के बाद से हम उसकी कैपिटलाइजेशन शुरू करेंगे। और तीसरा ये कि वो तमाम एक्टिविटीज जो एक एसेट को बनाने के लिए जरूरी हैं, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज होती हुई नजर आ रही हैं। यानी जो तमाम आपने कोई लाइसेंस वगैरह लेना है एसेट के लिए, आपने उसके जो इजाजतनामे लेने होते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो एक्टिविटीज होती हुई नजर आपको आ रही है। यानी आपकी इंटेंशन वो देखना चाहता है कि पूरी इंटेंशन है ना एसेट को बनाने की। तो अगर आपकी एसेट बनाने की इंटेंशन है, नंबर 1, एसेट के ऊपर खर्चे होने शुरू हो गए, यानी एसेट बनना शुरू हो गया। नंबर 2, वो बोरिंग्स आपने ले ली है, लोन भी ले लिया। और नंबर 3, उसके रिलेटेड जितनी आपकी बोरिंग्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो होती हुई नजर आना शुरू हो गई हैं आपको। राइट जी, यहां तक आप मेरे साथ हैं जी? फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसकी करके बताता हूं। जी सर। समझ ये बात क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा जी, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको, लेके चलता हूं मैं आपको जरा यहां पर। मिसाल के तौर पर मैं एक आपके लिए एक छोटा सा सिनेरियो बनाता हूं। हमने एक एसेट लिया, एक एसेट बनाना शुरू किया हमने, लेस्यूम मशीन, जो 1 जनवरी 2022 को लेस्यूम वो बनना शुरू हुआ। राइट जी, लेस्यूम विद कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपए। राइट जी, इसके लिए हमने एक लोन लिया ऑन द सेम डेट। ठीक हो गया जी, 10% का लेसिंग, और इतना ही 1 लाख रुपए का लोन ले लिया लेसिंग। राइट जी, और ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई 31 दिसंबर 2022 को। कहते जी आप बताएं इसका बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी होगी और बोरिंग कॉस्ट कितनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो जो बिल्डिंग बननी शुरू हुई उस वक्त उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपए की बिल्डिंग थी। इसके लिए हमने एक लोन ले लिया जी, इनिशियल कॉस्ट उसकी 1 लाख। लेकिन IS-23 कहता है जी, अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई एसेट बनाना है, अगर आपने उसके लिए कोई लोन ले लिया है, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट होगा उतनी देर का वो उसी एसेट की कॉस्ट में शामिल कर देंगे। तो मैं इसकी बोरोइंग कॉस्ट जो है वो इसमें ऐड कर देता हूं। कितनी देर की? चूंकि पूरा साल ये एसेट बनता रहा, कब से कब तक एसेट बना? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2022 का। और लोन भी हमने कब लिया? 1 जनवरी 2022 को। इसका मतलब मैं फुल ईयर का इंटरेस्ट इसमें शामिल कर देता हूं। तो मेरे जो एसेट की कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 1,10,000 रुपये। ये बात क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके, नया सिनेरियो। अब सेम सिनेरियो मैं इसे नीचे लेके आ रहा हूं जी। ये देखें, अब आपने लोन जो है वो सेम डेट को नहीं लिया, हमने लोन लिया 1 अप्रैल को। ठीक हो गया, 10% लोन, 1 अप्रैल 2022 को लोन लिया। राइट जी, अब मेरा क्या सिनेरियो बनेगा जी? अब मैं सिनेरियो को लेके आता हूं जी नीचे। ये मेरा सिनेरियो देखेंगे। अब उसकी इनिशियल कॉस्ट तो इतनी है जितनी 1 लाख की है, लेकिन क्या मैं उसकी बोरोइंग कॉस्ट पूरी की पूरी ऐड कर सकता हूं इस फुल ईयर की? नहीं जी। क्यों? क्योंकि मैंने इस 1 लाख रुपए को बनाने के लिए जो लोन लिया है वो मैंने कब लिया जी? 1 अप्रैल को। इसका मतलब है मैं इसमें लोन ऐड भी सिर्फ 9 माह का कर सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं जो 10,000 रुपया फुल ईयर का लोन था, उसमें से सिर्फ कितने माह का जी? अप्रैल से ऑनवर्ड 31 दिसंबर तक कितने माह बनते हैं जी? 9 माह। 9 डिवाइडेड बाय 12,
7500। तो मैं कहूंगा जी मेरी जो बोर्विंग कॉस्ट है वो अब इतनी होनी चाहिए जी। राइट जी। तो अब मेरा एसेट जो है वो 1,07,500 रुपए का एसेट लिखा जाना चाहिए। यहां तक आप मेरे साथ साथ हैं ना जी? यस सर। ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज जी, मैं थोड़ा आपको ये डेट समय लग गई ना कि डेट कब कब से हमने कब से कब तक आपने लिखना है। जब लोन लिया या जब लोन लगना शुरू हुआ उससे ऑनवर्ड आपने इसकी कैपिटलाइजेशन शुरू करनी है, ये बस आपने ध्यान रखना। बिल्डिंग कब बनना शुरू हुई ये हमारे लिए अहम नहीं है, लोन कब लिया ये मेरे लिए अहम है। हाँ, बिल्डिंग भी तभी ली या एसेट भी तभी बनना शुरू हुआ और लोन भी तभी लगना शुरू हुआ, तो फिर दोनों से डेट सेम। लेकिन आपने बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए ये जरूर ध्यान रखना है कि कब आपने इसको यूज किया जी। राइट जी। अच्छा जी, अब आ जाए थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। इसका एक और कॉन्सेप्ट है हॉल्ट का कॉन्सेप्ट। अगर आपने बिल्डिंग बनाते हुए दरमियान में हॉल्ट आ गए, दरमियान में हॉल्ट आ गए यानी रुक गई बिल्डिंग, मिसाल के तौर पर आपने लोन लिया 1 जनवरी 2022 को और बिल्डिंग भी बनना शुरू हो गई 1 जनवरी 2022 को और खत्म हो गई 31 दिसंबर 2022 को। कहते हैं 2 माह दरमियान में लेबर स्ट्राइक पर चली गई, मटेरियल नहीं मिला या किसी भी वजह से मेरा 2 माह का हॉल्ट आ गया या 1 माह का हॉल्ट आ गया या 4 माह का हॉल्ट आ गया, रुक गई यानी बिल्डिंग उतनी देर। तो कहते हैं फिर उसका क्या करें। IS 23 कहते हैं जी अगर कोई एसेट को बनाते हुए स्टॉपेजेस आ जाए यानी रुक जाए, हॉल्ट आ जाए, तो उतनी देर की बोरोइंग कॉस्ट आपने नहीं लिखनी। मिसाल के तौर पर अगर इसी क्वेश्चन में वो कह देता, फॉर एग्जांपल हमने जो पहला किया था कि हमने 1 जनवरी को लोन लिया, 1 जनवरी को ही हमारा एसेट बनना शुरू हो गया और 31 दिसंबर को हमारा एसेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कहता है 2 माह के दरमियान में हॉल्ट रहा है, तो मैं बोरोइंग कॉस्ट ये जो मैंने फुल ईयर की ली ये मैं फुल ईयर की नहीं लूंगा बल्कि सिर्फ 10 माह की लूंगा। राइट जी। तो अगर कोई हॉल्ट्स आ जाएंगे तो दोज हॉल्ट्स विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम बोरोइंग कॉस्ट। ये आपने याद रखनी जी बात। दूसरी एक और चीज, वैसे नोट्स में ये सारी चीजें लिखी हैं, आपने सिर्फ ये याद रखना। एक और चीज जी, अगर मुझे सिर्फ कुछ सेकंड दे दीजिएगा, अजान हो रही है, मैं अजान सुन लूं फिर मैं बात बताता हूँ। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। अच्छा, इसमें भी याद रखिएगा कि अगर कोई हॉल्ट, नहीं भाई